गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स में किरण प्रकाश की। इससे पहले अपन ने अध्ययन किया प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और दर्पण सूत्र क्या होता है और उसकी चिन्ह परिपाटी क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे आवर्धन। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो देयरफॉर टुडे स्टडी अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की परिभाषा जानने के लिए सबसे पहले हम आवर्धन का सूत्र लिखेंगे और आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये प्रतिबिंब है, इमेज से इसको आई लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इमेज को ओ से लेते हैं और आवर्धन को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन ओ, समीकरण नंबर 1। प्यारे बच्चों, आवर्धन की परिभाषा देने के लिए हमें रट्टा नहीं मारना है। अब हम ये कह देंगे कि आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम आवर्धन कहते हैं। तो परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। तो मैं लिख दूंगा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात को बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन को एम से प्रदर्शित करते हैं। ये तो इसकी परिभाषा और सूत्र हो गया। अब हम इसे गोलीय दर्पण में किस प्रकार प्रयोग में लाएंगे इसका अध्ययन करेंगे। तो मैं एक अवतल दर्पण ले लेता हूँ। ये इसकी पॉलिश सतह है या खुरदरी सतह है या कलर वाली सतह है जिसे हम द्वारक MN कहते हैं। और इसके मध्य बिंदु से जो रेखा गुजरती है उससे हम मुख्य अक्ष कहते हैं और ये जो बिंदु P है इसे ध्रुव कहते हैं। ये जो द्वारक है किसी न किसी गोले का भाग है। इसके मध्य बिंदु को इस गोले के जो मध्य बिंदु है या उसे वक्रता केंद्र कहते हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण आपतन बिंदु से परावर्तन के बाद में जिस बिंदु से गुजरती है उसे फोकस बिंदु F कहते हैं। अब मैं मेरा ऑब्जेक्ट C से परे लेता हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट C से परे लेता हूँ। A और ये B है
अब मैंने बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित करी, तो यह आपतन बिंदु पर परावर्तन के बाद में फोकस से गुजरती है। यह आपतित किरण, यह आपका आपतन बिंदु और ये परावर्तित किरण। दूसरी किरण मैंने इस ध्रुव पर आपतित करी, तो आपतन बिंदु आपका ध्रुव होगा। ध्रुव पर आपतन बिंदु होने पर जिस कोण से ये किरण आपतित हुई है उसी कोण पर ये किरण परावर्तित हो जाएगी। तो ये इस बिंब AB का प्रतिबिंब A' B' मिला। अब ये हम जानते हैं कि A' B' P में ये 90 है और A B P में ये 90 है, और आपतित किरण अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये और ये कोण बराबर होंगे। ये हम परावर्तन के नियम से जानते हैं। इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 है, इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 है और I बराबर R है। तो एक त्रिभुज ABP और त्रिभुज AX BX P में दो कोण समान हैं, अतः तीसरा कोण भी समान होगा। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP और AX BX P त्रिभुज AX BX P वह त्रिभुज ABP समरूप है। और प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में आप पढ़ चुके हो कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। AX BX की संगत भुजा AB है का अनुपात और AX P की संगत भुजा AP है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे, सॉरी, समीकरण नंबर 1 ऊपर दे दिया है, तो ये समीकरण नंबर, या इसको अभी समीकरण देने की आवश्यकता भी नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। AX BX क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है, इसलिए इसे हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैंने लिया है I, तो ये आपका हो जाएगा -I। बिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष से ऊपर है और बिंब की ऊंचाई को हमने O से लिया है, तो ये हो जाएगा +O। AX P जो है ध्रुव से प्रकाश किरण की, देखो ये ध्रुव इधर है, प्रकाश किरण इधर है, तो ये अपोजिट हो गए, नहीं हो गए, इसलिए ध्रुव से प्रकाश की किरण विपरीत दिशा में है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक आएगी। सेम बिंब भी ध्रुव से प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए ये भी क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो हम क्या कह सकते हैं? -I/O = V/U। दोनों तरफ माइनस गुणा करेंगे तो I/O बराबर V/U। तो माइनस गुणा इधर माइनस आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से आवर्धन समता क्या हो जाएगी? 1 वह 2 से आवर्धन समता आपकी हो जाएगी
m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था दर्पण सूत्र। तो हम क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मैं इस सूत्र से क्या करूँगा, एक बारी v की वैल्यू फाइंड करूँगा और एक बारी u की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले मैं v की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो ये 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। तो ये आपका नीचे f u आ जाएगा, ये u माइनस f आ जाएगा 1/v। तो देखो, अब यदि v की वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये वाली जो लेफ्ट साइड की राशि है वो हंस वाली हर हो जाएगी, हर वाली हंस हो जाएगी, 1u माइनस f। और सिमिलरली अब ये v की वैल्यू मैं समीकरण 3 में रख दूंगा। v की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर v बराबर fu अपॉन u माइनस f समीकरण 3 में रखने पर तो आपका क्या जाएगा, m इज इक्वल टू वाई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस एफ यू अपॉन u माइनस एफ। ये तो आपकी v की वैल्यू आ गई और ये u ऐसा का ऐसा रहेगा, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, इस u से ये u कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, माइनस एफ अपॉन u माइनस एफ। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो f अपॉन एफ माइनस u आ जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो f बराबर f माइनस u, समीकरण नंबर 4। और यदि मैं इसी प्रकार जो मैंने यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड करी है ऐसे u की वैल्यू फाइंड करूँ तो इसी प्रकार m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ बराबर f माइनस v अपॉन f आ जाएगी इसकी वैल्यू। और इस प्रकार इसको हम समीकरण नंबर 5 दे देंगे। अब समीकरण 3, 4 और 5 से समीकरण 3, 4 वह 5 से आवर्धन m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ बराबर माइनस v अपॉन u। और ये किसके बराबर है, f अपॉन f माइनस u, f माइनस v अपॉन f। तो इस प्रकार हमने आवर्धन के विभिन्न सूत्र प्राप्त किए गोलीय दर्पण सूत्र की सहायता से। अब हम इसका जो संख्यात्मक मान है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।
अब मेरे केवल ये सूत्र काम में आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। जैसे मान लो हमने किसी भी एग्जाम्पल में हमें आवर्धन क्षमता का मान दे रखा है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू होती है I अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू एफ माइनस वी अपॉन एफ। अब सूत्र में इन सब का मान रखने पर यदि आपको एफ वी दे रखा है तो इस सूत्र से मान निकाल लेंगे आवर्धन क्षमता का, यू एफ दे रखा है तो इससे आवर्धन क्षमता मान निकाल लेंगे, और वी और यू दे रखा है तो इससे निकाल लेंगे, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दे रखी है तो आप इससे निकाल लेंगे। इन सब से मान निकालने के बाद में जो आवर्धन क्षमता का मान आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आवर्धन क्षमता का मान आ गया m इज इक्वल टू 1 आ गया, m इज इक्वल टू -2 आ गया, या m इज इक्वल टू 0.5 आ गया, ये मान आ गए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसकी दो विशेषताओं को हमें रीड करना है। एक तो देखना है इसका चिन्ह और दूसरा देखना है संख्यात्मक मान। यहाँ भी वही चिन्ह और संख्यात्मक मान। यहाँ भी चिन्ह और संख्यात्मक मान। यहाँ देखें इस आवर्धन क्षमता के उदाहरण में तो यहाँ चिन्ह है प्लस का, संख्यात्मक मान है 1। यहाँ पे देंगे चिन्ह है माइनस का, संख्यात्मक मान है 2। यहाँ पे देखिए चिन्ह है प्लस का, संख्यात्मक मान है 0.5। साथ में आप देख रहे होंगे ये जो आवर्धन क्षमता का मान है 1, वो 1 के बराबर है। ये जो संख्यात्मक मान है 1 से बड़ा है, यानी कि m ग्रेटर देन 1 है। ये तो आपका क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। केवल हम संख्यात्मक मान की स्थिति देख रहे हैं, इस चिन्ह को नहीं देखेंगे। केवल और केवल हम संख्यात्मक मान की स्थिति के हिसाब से ये लिख रहे हैं, चिन्ह को नहीं देखेंगे। चिन्ह तक केवल प्लस और माइनस ही देखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पर अपन देखेंगे तो m लेस देन 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि सर ये प्लस और माइनस हम क्या दिखाना चाहते हैं। यदि आपकी आवर्धन क्षमता का मान प्लस में आता है, यदि आवर्धन क्षमता धनात्मक है तो प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब आप मेरी बात समझ में होंगे। प्लस चिन्ह से केवल हम प्रतिबिंब के आभासी और वास्तविक होने का आकलन करते हैं, और यदि आवर्धन क्षमता जैसे यहाँ पर ऋणात्मक है, इसका मतलब यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। हम बिना किरण आरेख से आवर्धन क्षमता के मानों से ये कल्पना कर सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी होगा या वास्तविक होगा। आपको इस क्लास में मिलता है प्योर कॉन्सेप्ट आवर्धन क्षमता यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब
सदैव वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, धनात्मक है तो आभासी होगा। इसलिए हम जब भी आवर्धन क्षमता निकालते हैं तो चिन्ह से केवल वास्तविक होना और आभासी होने की कल्पना करते हैं। धनात्मक है तो आभासी होगा, ऋणात्मक है तो वास्तविक होगा। केवल चिन्ह का काम इतना ही है कि प्रतिबिंब आभासी है और वास्तविक है। संख्यात्मक मान से हम ये देखते हैं कि ये एक से बड़ा है कि या एक से छोटा है या एक के बराबर है। यदि ये केस नंबर फर्स्ट में आवर्धन क्षमता m इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान है। यदि m बराबर 1 है, इट मीन्स यह होगा कि I इज इक्वल टू ओ, और I इज इक्वल टू ओ होता है, इसका मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बिंब की ऊंचाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बिंब की ऊंचाई। केस नंबर सेकंड, m ग्रेटर देन 1 है, m ग्रेटर देन 1 है, m ग्रेटर देन 1 है, यानी कि I ग्रेटर देन O इज इक्वल टू 1 है, अर्थात या m इज इक्वल टू I अपॉन O होता है, ग्रेटर देन 1 है, या I ग्रेटर देन O। I ग्रेटर देन O का मतलब हो गया इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक होती है। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक है। केस नंबर थर्ड, m लेस देन 1 या m का मान I अपॉन O है लेस देन 1। अब मैं इन दोनों पक्षों को O से गुणा करूंगा प्लस O से, तो यह I लेस देन इक्वल टू O आ जाएगा। तो अर्थात क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम है, अर्थात बिंब बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम है। केस नंबर फर्स्ट में जब m बराबर 1 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई समान होती है। m ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब बड़ा होता है, बिंब छोटा होता है। और m लेस देन 1 है तो प्रतिबिंब छोटा होता है और बिंब बड़ा होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे बच्चों, जो आवर्धन क्षमता का मान आता है उसमें चिन्ह केवल आभासी और वास्तविक के बारे में ज्ञान देता है या ज्ञान करवाता है। यदि धनात्मक है तो आभासी होगा, ऋणात्मक है तो वास्तविक होगा प्रतिबिंब। और m इज इक्वल टू 1 है या छोटा है बड़ा है तो ये स्थिति बनेगी। तो बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।